नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम दिमाग के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो हम सबके साथ हर रोज़ एक तरह का खेल खेलता है। ये है संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह या जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। ये हमारे दिमाग के वो छिपे हुए शॉर्टकट हैं जो हमें तर्क से भटकाकर अक्सर गलत या अतार्किक फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। सवाल ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? इस दिमागी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। एक यूनिवर्सिटी का बड़ा दिलचस्प इन्फोग्राफिक है, कुछ अकादमिक शोध पत्र हैं, हैकर न्यूज़ पर हुई एक बहुत गहरी चर्चा है और कुछ जानकारी से भरे ब्लॉग पोस्ट्स भी हैं। तो हमारा मकसद है इन मानसिक शॉर्टकट को समझना, ये जानना कि ये हमारे फैसलों पर कैसे असर डालते हैं और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हम इनसे बचकर एक ज़्यादा साफ सोच अपना सकते हैं? चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। एक छोटी सी पहेली से शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक रैकेट और एक बॉल की कीमत कुल मिलाकर 1.10 यूरो है। रैकेट की कीमत बॉल से ठीक 1 यूरो ज़्यादा है। तो बताइए बॉल की कीमत कितनी है? एक पल के लिए सोचिए। अगर आपका पहला जवाब 10 सेंट था तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों का दिमाग बिजली की रफ्तार से इसी जवाब की तरफ भागता है। लेकिन ये जवाब गलत है। सही जवाब है 5 सेंट। देखिए, अगर बॉल 5 सेंट की है तो रैकेट हुआ 1.05 यूरो का और दोनों का जोड़ हुआ 1.10 यूरो। ये पहेली खूबसूरती से दिखाती है कि हमारा दिमाग कैसे ऊर्जा बचाने के लिए सबसे आसान जवाब पकड़ लेता है, भले वो गलत हो। बिल्कुल, और यही तो कॉग्निटिव बायस का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सोचने में होने वाली सिस्टमैटिक गलतियां हैं। हमारा दिमाग हर पल इतनी सारी जानकारी को प्रोसेस करता है, तो इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वो कुछ शॉर्टकट बना लेता है। ये शॉर्टकट ज़्यादातर समय तो काम आते हैं, पर कभी-कभी खासकर जब फैसले जटिल हों तो यही शॉर्टकट हमें गलत नतीजों पर पहुंचा देते हैं, जैसा इस पहेली में हुआ। और ये कोई एक दो गलतियां नहीं है। हमारे स्रोतों के मुताबिक ऐसे दर्जनों पूर्वाग्रह हैं जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर असर डालते हैं। हम क्या खरीदते हैं, कहाँ पैसा लगाते हैं, यहाँ तक कि हमारे रिश्ते भी इनसे प्रभावित होते हैं। हाँ, ये हमारी सोच के ऑपरेटिंग सिस्टम में लगे हुए फिल्टर की तरह हैं, जो हमें पता भी नहीं चलते। तो चलिए इन दर्जनों में से 2 सबसे दिलचस्प और असरदार पूर्वाग्रहों को और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। पहला है उत्तरजीविता पूर्वाग्रह, सर्वाइवरशिप बायस। इसका मतलब है कि हम सिर्फ सफल लोगों या चीजों पर ध्यान देते हैं और उन अनगिनत असफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारी नजरों के सामने है ही नहीं। इससे हमें सफलता की एक झूठी तस्वीर दिखाई देती है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध से आता है। अच्छा, हवाई जहाजों वाला? हाँ, वही। तो जब लड़ाकू विमान मिशन से वापस लौटते थे तो सेना देखती थी कि गोलियों के निशान कहाँ है, और उनका प्लान था कि विमान के जिन हिस्सों पर सबसे ज्यादा गोलियां लगी हैं उन्हें और मजबूत किया जाए, उन पर अतिरिक्त कवच लगाया जाए। हाँ, ये तो सीधा सा तर्क लगता है, कॉमन सेंस वाली बात है। जहाँ ज्यादा चोट लगी है वहीं मजबूत करो। बिल्कुल, कॉमन सेंस तो यही कहता है। पर एक स्टैटिस्टिशियन थे, अब्राहम वॉल्ड। उन्होंने इस कॉमन सेंस को चुनौती दी। उन्होंने एक बिल्कुल अलग और हैरान करने वाली सलाह दी। उन्होंने कहा, कवच उन हिस्सों पर लगाओ जहाँ गोलियों के निशान एक भी नहीं है। एक भी नहीं मतलब जहाँ कोई छेद नहीं वहीं कवच लगाना है। ये तो एकदम उल्टा सोचने जैसा है। हाँ, और उनका तर्क आकाट्य था। उन्होंने समझाया कि हम सिर्फ उन विमानों को देख रहे हैं जो मिशन से वापस लौट पाए। हम उन विमानों को तो देख ही नहीं रहे जो वापस नहीं लौटे। वाल्ड का तर्क था कि जिन विमानों के इंजन या कॉकपिट पे गोलियां लगी थीं, वे क्रैश हो गए और कभी वापस ही नहीं आए। तो जो विमान वापस आए हैं उन पर जहां गोलियों के निशान हैं, वो हिस्से असल में मजबूत हैं। असली कमजोर हिस्से तो वो हैं जहां गोली लगने का मतलब था विमान का अंत। अरे वाह, मतलब जो डेटा हमारे सामने नहीं है वो अक्सर सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना? तो ये जो सलाह हर जगह मिलती है, फॉलो योर पैशन या नेवर गिव अप, ये भी तो एक तरह का सर्वाइवरशिप बायस ही है। हम उन चंद लोगों को देखते हैं जो कॉलेज छोड़कर अरबपति बन गए और उन लाखों लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने कॉलेज छोड़ा और उनका कुछ नहीं हुआ। पड़ी है। हम सफल कंपनियों के पैटर्न कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ये भूलकर कि हजारों असफल कंपनियों ने भी शायद वही पैटर्न अपनाए होंगे। ये पूर्वाग्रह हमें सफलता का एक बहुत ही भ्रामक नक्शा दिखाता है। तो एक तरफ तो हम सिर्फ सफलता को देखकर गलत नतीजे निकालते हैं, पर क्या कोई ऐसा पूर्वाग्रह है जो हमें अपनी ही गलतियों से चिपके रहने पर मजबूर करता है? हाँ,
और ये शायद सबसे आम पूर्वाग्रहों में से एक है। इसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी, डूबी लागत का भ्रम। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज में बहुत ज्यादा समय, पैसा या भावनाएं लगा चुके होते हैं तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, भले ही आगे उसमें कोई फायदा ना दिख रहा हो। हम सोचते हैं अरे इतना कुछ लगा दिया है, अब पीछे कैसे हटे। हाँ, ये तो बहुत जाना पहचाना एहसास है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण नेपाल में चल रहे सरकारी प्रोजेक्ट्स पर की गई केस स्टडी में मिलता है। जैसे कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, उसमें भारी निवेश किया गया, कई सालों की देरी हुई। एक्सपर्ट्स ने चेताया कि आर्थिक रूप से ये उतना फायदेमंद नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार उसमें बहुत पैसा और अपनी साख लगा चुकी थी, तो उसे बंद करना एक राजनीतिक हार मानी जाती। यानी वो एक गलती को सही साबित करने के लिए और गलतियां करते गए। बिल्कुल। ऐसा ही एक और मामला एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का था। पर्यावरण को लेकर गंभीर चिंताएं थीं। आर्थिक रूप से भी वो सही नहीं लग रहा था, लेकिन क्योंकि शुरुआती लागत बहुत ज्यादा थी, सरकार उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो डूबी हुई लागत को सही ठहराने के लिए और पैसा लगाती रही। ये सुनना भी अजीब लगता है। मैं सोच रही थी कि कितनी ही बार मैंने किसी फिल्म को सिर्फ इसलिए पूरा देखा होगा क्योंकि आधा घंटा देख चुकी थी, या किसी खराब किताब को खत्म किया होगा। एकदम सही। और यही इस पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पकड़ है। ये हमें अतीत में कैद कर लेता है। लोग अक्सर असफल रिश्तों में फंसे रहते हैं क्योंकि हमने इतने साल साथ गुजारे हैं, या ऐसी नौकरियों में काम करते रहते हैं जिनमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं बची, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उस करियर को बनाने में बहुत समय लगाया है। अब यहाँ एक और दिलचस्प और शायद थोड़ा डरावना मोड़ आता है। ये पूर्वाग्रह सिर्फ हमारी दिमागी गलतियां नहीं है। मार्केटिंग और विज्ञापन की दुनिया वो जानबूझकर हमारी इन कमजोरियों का फायदा उठाती है। बिल्कुल। कई मार्केटिंग रणनीतियां इन्हीं मनोवैज्ञानिक झुकावों पर बनी होती हैं। एक बहुत ही आम तकनीक है डिकॉय इफेक्ट, चारे का इस्तेमाल। मान लीजिए एक वेबसाइट पर सब्सक्रिप्शन के 2 प्लान हैं, सिर्फ वीडियो के लिए 500 रुपए और वीडियो प्लस टेक्स्ट के लिए 1000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चुनेंगे। कई लोग 500 वाला ले लेंगे। बिल्कुल। अब कंपनी एक तीसरा डिकॉय प्लान डालती है। वो प्लान है सिर्फ टेक्स्ट के लिए 950 रुपए। 950 रुपए सिर्फ टेक्स्ट के लिए? ये तो बेवकूफी है। कोई इसे क्यों लेगा जब सिर्फ 50 रुपए और देकर दोनों चीजें मिल रही हैं? एग्जैक्टली, यही तो चाल है। उस 950 वाले बेकार ऑप्शन को कोई खरीदे, इसके लिए बनाया ही नहीं गया है। उसे सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि उसकी तुलना में 1000 वाला प्लान एक शानदार डील लगने लगे। अचानक आपका दिमाग सोचता है, वाह, 1000 में वीडियो और टेक्स्ट दोनों, तो बहुत ही बढ़िया सौदा है। वाह, यानी हमें लगता है कि हम एक स्मार्ट फैसला कर रहे हैं, जबकि हम वही कर रहे हैं जो वो हमसे करवाना चाहते हैं। ये तो दिमाग के साथ सीधी सीधी बाजीगरी है। और ये हर जगह है। एक और है स्कैरसिटी इफेक्ट, सीमित समय के लिए ऑफर। हाँ, या सिर्फ 2 आइटम बचे हैं। ये सुनकर हमारे दिमाग में एक डर पैदा होता है कि अगर हमने तुरंत नहीं खरीदा तो हम एक अच्छा मौका गवा देंगे। बिल्कुल, और हम तुरंत एक्शन ले लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स तो इसका भरपूर इस्तेमाल करती हैं। 10 और लोग भी इस होटल रूम को देख रहे हैं। ये सब पढ़कर एक अलग ही दबाव महसूस होता है। और आखिर में फैमिलियर फेस इफेक्ट। जब हम किसी उत्पाद या ब्रांड को बार बार देखते हैं तो वो हमें ज्यादा भरोसेमंद और आकर्षक लगने लगता है, भले ही हमने उसे कभी इस्तेमाल न किया हो। विज्ञापन इसी एक सिद्धांत पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। तो एक अकादमिक स्रोत जो हमारे पास है वो इसी बात पर जोर देता है कि कैसे मार्केटर्स सचेत रूप से इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और हम ग्राहक अचेतन रूप से, यानी बिना जाने समझे, इनके शिकार हो जाते हैं। हाँ, ये जानना ही अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है तो हम बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं? क्या हम इन पूर्वाग्रहों की पकड़ से खुद को आजाद कर सकते हैं? ये $1 मिलियन का सवाल है ना। हैकर न्यूज पर हुई एक चर्चा में यही सवाल उठा था। वहाँ एक यूजर ने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ इन पूर्वाग्रहों के बारे में पढ़ लेना या इनकी लिस्ट याद कर लेना काफी नहीं है। असली चुनौती इन्हें अपने व्यवहार में पहचानने की है। बेहतर मानसिक मॉडल बनाने के लिए हमें सिर्फ पूर्वाग्रहों को ही नहीं, बल्कि इंसानी प्रोत्साहन और जीव विज्ञान को भी गहराई से समझना होगा। ये बहुत दिलचस्प है। रॉल्फ डोबली की किताब में भी एक ऐसा ही विचार है जिसे वो वाया नेगेटिवा कहते हैं, जिसका मतलब है नकारात्मक तरीका। ये सिद्धांत इस पर ध्यान देने के बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस पर है कि क्या नहीं करना है। डोबली एक मूर्तिकार का उदाहरण देते हैं। जब माइकल एंजेलो से पूछा गया कि उन्होंने डेविड की मूर्ति कैसे बनाई, तो उन्होंने कहा,
मैंने बस पत्थर से वो सब कुछ हटा दिया जो डेविड नहीं था। सोचिए इस बारे में, उन्होंने कुछ जोड़ा नहीं, सिर्फ हटाया। इसी तरह हमें अपनी सोच से गलतियां हटानी है, बेहतर सोच अपने आप सामने आ जाएगी। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है और इसे व्यवहार में लाने के कुछ ठोस तरीके भी हैं। जैसे डूबी लागत वाले भ्रम से बचने के लिए हमेशा बाहरी सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है, खासकर ऐसे लोगों से जिनका उस प्रोजेक्ट में कोई भावनात्मक निवेश ना हो। कहना आसान है, पर जब भावनाएं जुड़ी हों, जैसे किसी रिश्ते में, तो बाहर वाले की सलाह सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल जरूर है, पर इसीलिए एक और तरीका है कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही फैसले लेने के लिए कुछ मानदंड तय कर लिए जाएं। जैसे अगर इस बिजनेस में 1 साल तक कोई मुनाफा नहीं हुआ तो हम इसे बंद कर देंगे। ऐसा करने से फैसला भावनाओं पर नहीं बल्कि तर्क पर आधारित होगा। और शायद सबसे जरूरी बात, नियमित रूप से अपने निवेशों का नए सिरे से जायजा लेना। हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, अगर मैंने आज तक इसमें कुछ भी निवेश नहीं किया होता तो क्या मैं आज अभी की जानकारी के आधार पर इसमें निवेश करती? ये सवाल हमें अतीत के बोझ से निकालकर भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि हमारा दिमाग वो पूरी तरह से तार्किक होने के लिए नहीं बना है, यह कुशलता और जीवित रहने के लिए बना है। इन मानसिक पैटर्न्स को सिर्फ पहचानना ही स्पष्ट सोच की दिशा में पहला कदम है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। हमारे एक अकादमिक पेपर में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है। ये सचेत पूर्वाग्रह के लिए अपील और अचेतन पूर्वाग्रह के लिए अपील के बीच का फर्क है। जब हम किसी पर जानबूझकर पक्षपाती होने का आरोप लगाते हैं तो ये बहस में एक शत्रुतापूर्ण कदम होता है। हाँ, हम उनकी नीयत पर सवाल उठा रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति शायद अनजाने में किसी मानसिक झुकाव का शिकार है तो ये एक दोस्ताना कदम हो सकता है। तो अगली बार जब कोई आपको गलत तर्क देता हुआ दिखे तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये मानना ज्यादा सही होगा कि वो जानबूझकर बेईमानी कर रहा है, या ये कि वो भी किसी ऐसे ही दिमागी शॉर्टकट का शिकार है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता? ये सवाल हमारे असहमत होने के तरीकों को बदल सकता है। हम दूसरों की गलतियों को कैसे देखते हैं, एक नैतिक विफलता के रूप में या एक संज्ञानात्मक चूक के रूप में? पहला रास्ता टकराव पैदा करता है, दूसरा शायद संवाद और समझ